गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे वित्तीय प्रणाली और वित्तीय मध्यस्थ, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। वित्तीय प्रणाली क्या होती है? यानी हम जब इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, यानी हम उनको बचतकर्ता कह सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वित्त की आवश्यकता होती है। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था के अंदर बचतकर्ता हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें वित्त की, फाइनेंस की ज़रूरत है। तो इनके मध्य जो एक तरह से सेतु का काम करे, इंटरमीडिएटर का काम करे, एक तंत्र का कार्य करे, उस संपूर्ण सिस्टम को क्या कहा जाएगा? वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से वित्तीय प्रणाली जो है वो ऐसी संस्थाएं या ऐसे बाज़ार या ऐसे उपकरण या ऐसे सेवाओं का एक जटिल समूह होता है जो क्या करता है कि जो बचत जिनके पास है उसको विनियोग में परिवर्तित करता है या उनका आवंटन करता है या एक तरह से विकास कार्य में सहयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रणाली के माध्यम से एक तरह बचत को क्या है, विनियोग को के रूप में उसको क्या किया जाता है? गतिमान किया जाता है, और उसके माध्यम से जो आर्थिक विकास के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे वित्तीय प्रणाली का। सबसे पहले हम समझते हैं कि वित्तीय प्रणाली होती क्या है। यहाँ एक डायग्राम आपको दिया गया है जिसमें समझाया गया है कि किस हिसाब से वित्तीय प्रणाली अपना कार्य करती है या कैसे हम वित्तीय प्रणाली को समझ सकते हैं। तो शुरू में हम देखते हैं कि पूंजी निर्माण, यानी पूंजी निर्माण कैसे होता है? पूंजी क्या होती है? धन का वो भाग जो अधिक धन कमाने के लिए काम में आता है। अब पूंजी निर्माण होगा तो उससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो किसी न किसी की आय तो बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, जो उत्पादन कर रहा है उसका लाभ भी बढ़ रहा है। तो यानी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास जब होगा तो बचत और विनियोग बढ़ेगी। यानी दो तरह के लोग होते हैं, या तो बचत करने वाले या इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो आय बढ़ रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो कुछ लोगों की बचत बढ़ेगी, कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब बचत और विनियोग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? वापस आय का सर्जन होगा। आय का सर्जन होगा तो फिर वापस नवीन विनियोग इन्वेस्टमेंट होगा। नवीन इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर पूंजी निर्माण होगा, फिर उत्पादन वृद्धि होगी, फिर आय वृद्धि होगी, फिर आर्थिक विकास होगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है ये आपकी क्या कहलाती है? वित्तीय प्रणाली कहलाती है। यानी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बचत और जो विनियोग है उसको गतिमान करके आर्थिक विकास के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है। यानी देश में विनियोग के माध्यम से पूंजी निर्माण की गति बढ़ाई जाती है। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि से पुनः विनियोग में वृद्धि होती है। यानी एक तरह से ये जो एक साइकिल चलता है इसका आर्थिक विकास का, ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है? आपका आर्थिक वित्तीय प्रणाली कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास में सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली अपनी क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय वित्तीय प्रणाली है उसके अंग कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। तो इसमें सबसे पहले आता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। लास्ट के जो लेक्चर थे उनमें आपको बताया गया था। एक होता है आपका मनी मार्केट, दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ये दोनों हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। मुद्रा बाजार को फिर आगे इसको संगठित और असंगठित में बांटा जाता है। पूंजी बाजार भी हम लास्ट ट्यूटोरियल में अध्ययन कर चुके हैं। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित पूंजी बाजार। अब आती हैं आपकी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं के अंदर आपका आता है बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। ये वित्तीय संस्थाएं क्या कार्य करती है? एक तरह से जो वित्तीय प्रपत्र होते हैं उनके क्रय विक्रय में क्या करती है? ये सहयोग प्रदान करती है। ये संस्थाएं जितने भी जो व्यापारिक विपत्र होते हैं, वित्तीय विपत्र होते हैं, फाइनेंशियल, जो उनके क्रय विक्रय में योगदान देती है। जैसे कि व्यापारिक बैंक हो गए, बचत एवं ऋण संगठन हो गए, म्यूचुअल बैंक हो गई, म्यूचुअल फंड वगैरह की सेविंग जो बैंक करते हैं, सहकारी संस्थाएं हो गई, या कोई व्यक्तिगत फर्म हो गई, या कोई व्यक्तिगत कंपनी जो फाइनेंस का काम कर रही है, या ऋण या अग्रिम जो प्रदान करती हैं। तो ये सारी क्या कहलाती है? वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। बीमा कंपनी जैसे होगी, जीवन बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? आपका एक से जो चीज़ें बनाती हैं इनको कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। फिर आपके आता है वित्तीय साधन। वित्तीय साधन में आपके होते हैं अल्पकालीन वित्तीय साधन, मध्यकालीन वित्तीय साधन और दीर्घकालीन वित्तीय साधन। वित्तीय साधन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वित्तीय बाजार के अंतर्गत जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन या इन्वेस्टमेंट होता है उसे वित्तीय साधन कहते हैं। यानी जितने भी आपके फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वित्तीय साधन कहा जाता है।
अब ये तीनों कैटेगरीज के होते हैं, टाइम के हिसाब से इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इनमें आपके जैसे प्रतिज्ञा पत्र हो गए, विनिमय बिल हो गए, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं वो हो गए, अल्पावधि के सूचना मुद्रा पत्र हो गए, व्यापारिक प्रपत्र, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट, CPCD जिन्हें कहा जाता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। इसी तरह से दीर्घकालीन में आप अंश पत्र हो गए, ऋण पत्र हो गए, बॉन्ड हो गए, आपके स्टॉक आपका कोई हो गया, या दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ होगी, तो ये सारे क्या होते हैं आपके दीर्घकालीन वित्तीय साधन होते हैं। लास्ट जो इसका पार्ट है भारतीय वित्तीय प्रणाली का वो है वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस क्या होती हैं कि वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार संबंधी कई सेवाएं प्रदान की जाती है, उन्हें क्या कहा जाएगा, वित्तीय सेवाएं कहा जाता है। जैसे कि ऋणों की गारंटी देना, अंशों का विगोपन करना, बिलों की कटौती करना, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा देना, या इस टाइप की अन्य जो वित्तीय सेवाएं होती है वो सारी किसके अंदर आएंगी, आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं। यानी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज में हम जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि पूर्ण वित्तीयन, गारंटी, अभिगोपन, बिलों की कटौती। पूर्ण वित्तीयन यानी पूरी तरीके से फाइनेंस कर देना, गारंटी यानी किसी चीज़ की आप गारंटी दे रहे हैं, अगर वो तीसरा पक्ष कर से पूरी नहीं करेगा तो वो संस्था उसको पूरा करेगी। अभिगोपन के अंदर भी एक तरह से इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो उनके द्वारा पूरी की जाएंगी। बिलों की कटौती, कुछ बिल बाद में मैच्योर हो रहे होते हैं लेकिन आप उसका कुछ परसेंटेज काट के आगे के पेमेंट के हिसाब से परसेंटेज या ब्याज या अपना कमीशन रख के उसको पेमेंट करते हैं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, तो वो बिलों की कटौती के अंतर्गत आता है। तो ये था आपका भारतीय वित्तीय प्रणाली के जो अंग हैं वो आपको एक डायग्राम के द्वारा बताए गए। अब बात आती है कि वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। अभी तक हमने देखा कि फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स की। यानी वित्तीय मध्यस्थ एक तरह से क्या होते हैं कि वित्तीय मध्यस्थ ऐसी संस्थाएं होती है जो वित्तीय बाजार में धन उधार देने वाले और जिसको धन की आवश्यकता है प्राप्त करने वाले, इन दोनों के मध्य एक तरह से संपर्क सूत्र का कार्य करती है। यानी कुछ लोगों के पास बचत होती है जो हमने शुरू में देखा, कुछ को इन्वेस्टमेंट के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती हैं जो संस्थाएं, उनको क्या कहा जाता है, वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। अब इनका मेन काम तो यही होता है कि बचत को इन्वेस्टमेंट में बदलती है। तो सहायकारी के रूप में क्या होगा, जब बचत को इन्वेस्टमेंट में बदलेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा। तो ये सारी क्रियाएं इसके अंदर क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो ये होता है आपका वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या होती है इनकी, इंटरमीडिएट्स किस तरह से कार्य करती हैं ये। तो एक तो होता है आपका बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया, एक होती है गैर बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया। तो बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाएं जो होती हैं आपकी, बैंकिंग इंटरमीडिएटर्स इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि व्यापारिक बैंक द्वारा मौद्रिक व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय मध्यस्थता की जाती है। यानी ये क्या करते हैं, एक तरह से बैंकों के माध्यम से एक प्रक्रिया की जाती है, जैसे प्राथमिक जमाएं प्राप्त करना, ऋण देना, उधार देना, वित्तीय संपत्ति सर्जित करना, ये सारी चीज़ें कौन सी होती है, बैंकों के द्वारा की जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया बोला जाता है। दूसरा इसके अंदर आपका आता है गैर बैंकिंग संस्थाओं के मध्यस्थों की प्रक्रिया। तो ये क्या होती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अलावा जो इंस्टीट्यूशन होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती, उनको गैर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ये क्या करती हैं कि ये प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, वित्तीय संपत्ति प्राप्त करती है, जैसे अतिरिक्त कोष या संस्थाओं को हस्तांतरित करना, जिन्हें आवश्यकता होती है उनको देना। बैंकिंग क्षेत्र का इसमें कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं होता है। यानी एक तरह से बैंक क्या रहता है, एक अप्रत्यक्ष रोल के अंदर ही कार्य करता है। तो ये जो संस्थाएं होती है ये व्यापारिक बैंकों तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करती हैं। मेनली जो रोल होता है वो बैंकिंग संस्थाओं की मध्यस्थता की प्रक्रिया का होता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य या और उनके महत्व क्या हैं। यानी वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं जो होती है जितनी, उनकी जो कार्य है वो क्या है, पहला इसका कार्य है बचतों का संग्रह करना। आपको बताया कि वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं होती है वो क्या करती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बचत होती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें धन की आवश्यकता होती है, उन दोनों के बीच सेतु का कार्य करती है। तो प्राथमिक कार्य तो इसका क्या होता है, बचतों का संग्रह करना। आपके पास जैसे पैसा एकत्रित आप कहाँ जमा कराओगे, बैंक के पास जमा कराओगे, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। तो बचतों का संग्रह कौन कर रहा है, एक वित्तीय मध्यस्थ संस्था जो कि एक बैंक है वही तो कर रहा है, या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट जो इस पर आपकी बचत के लिए आपको बताती है कि इतना इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप उसके पास जमा कराते हैं। तो वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का प्राथमिक कार्य क्या होगा, बचतों को संग्रह करना। दूसरा इसका कार्य है उपभोक्ता साख, कंज्यूमर क्रेडिट। यानी वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा उत्पादक जैसे कार्य प्रोडक्शन का कोई कार्य कर रहा है तो उनको क्या किया जाता है, उपभोक्ता को साख प्रदान की जाती है, कुछ टाइम के लिए उन्हें क्रेडिट दी जाती है। इस प्रकार की संस्थाएं क्या करती है कि एक तरह से उत्पादक साख प्रदान कर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं कि उधार पे कुछ टाइम तक उनको क्रेडिट मिलती है, वो इतना उत्पादन करते हैं, उसको सेल करते हैं तो वो पेमेंट करते हैं।
तो एक तरह से उत्पादक को साख मिल गई, उसके ऊपर उसने क्या किया, प्रोडक्शन कर लिया साख के बेस पे, तो उसको विक्रय करने तक उसको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक तरह से क्या करती हैं, विक्रय में सहायता प्रदान करती है, तो कंज्यूमर क्रेडिट के रूप में ये सहायता करती हैं। दूसरा इसका कार्य हुआ। तीसरा इसका कार्य है उद्योग और व्यापार के लिए उपयोगी है, यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऋणों के माध्यम से व्यवसाय और उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एक और तो ये संस्थाएं क्या करती हैं कि व्यवसाय और उद्योगों की बचत को विनियोग में परिवर्तित करती हैं, वहीं दूसरी ओर क्या है, वित्तीय मांग की जो इतनी होती है उसकी क्या करती है, पूर्ति करती है। तो यानी उद्योगों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह से सरकार के लिए इसका महत्व है या इसका कार्य है। तो जो जितने भी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है प्रतिभूतियों क्रय विक्रय के द्वारा जो सरकार प्राप्त करती है, अपनी सिक्योरिटीज या जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनके द्वारा ये केंद्र और राज्य सरकारें अपनी प्राप्त करती है। तो ये सारा कार्यकर्ता कौन है, वित्तीय संस्थाएं के द्वारा ही तो किया जाता है। इसी तरह से ऋणदाताओं के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता तो पूर्ति करती है। जोखिम का विस्तार, रिस्क को स्प्रेड करने में सहायता करती है, यानी संस्थाएं आपस में मिलकर धन संग्रह करती हैं, उनका विनियोजन करती है। तो एक तरह से एक व्यक्ति पे उसका सारा जोखिम नहीं रहता है, यानी बड़े पैमाने की बचतों का लाभ मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट इसका है नवीन कोषों का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ न्यू फंड्स। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं जो हैं वो वित्तीय गतिविधियों से नवीन कोषों का सृजन करती हैं, यानी अपनी जमा क्रियाओं के माध्यम से वो क्या करती है, मुद्रा निर्माण करती है, जो कि आपको क्रेडिट क्रिएशन के अंदर भी एक उदाहरण के रूप में बताया गया था पहले। तो इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय बाजार में उपलब्ध वित्तीय कोषों के भंडार में काफ़ी वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट आपका है वित्तीय बाजार में तरलता, लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें लिक्विडिटी कौन प्रदान करेगा, संस्थाएं नहीं होंगी, संस्थाएं जितनी कम होगी उतनी लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। तो यानी मध्यस्थ संस्थाएं बड़ी आसानी से किसी भी परिसंपत्ति को शीघ्रता से नगद धनराशि में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, लिक्विडिटी प्रदान करती हैं। सेकंड लास्ट आपका इसके अंदर है वित्तीय बाजार में स्थिरता प्रदान करने में सहयोग करती है, यानी स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय संस्थाएं ऐसे विभिन्न परिसंपत्तियों या देयताओं का क्रय विक्रय करती है जिससे वित्तीय बाजार के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वित्तीय संस्थाएं क्या करती है, अपनी गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखती है। यानी स्टेबिलिटी कब रहेगी, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेंगे। आज जैसे कोई एक बैंक अगर दिवालिया, बड़ा बैंक दिवालिया होता है या 2-3 बड़े बैंक दिवालिया हो जाते हैं तो मार्केट में क्या आ जाएगी, एक अस्थिरता आ जाएगी। तो स्थिरता कौन प्रदान कर रहा है, इनको वित्तीय संस्थाएं प्रदान कर रही है। इसका अंतिम कार्य और जो महत्व है वो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के ही क्या बनती है, हमारी पूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है। तो जो सबके लिए उपयोगी है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या होगा, उपयोगी होगा। क्योंकि हमारे पास जो बचत है और कुछ इन्वेस्टमेंट है, अगर इन दोनों के बीच में कोई सेतु नहीं होगा तो बचत अपनी जगह रह जाएगी, इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए पैसा नहीं मिलेगा, बचत करने वाले को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो दोनों ही स्रोत क्या हो जाएंगे, बिना अपनी पूर्ति के खराब हो जाएंगे। तो दोनों के बीच सेतु का काम कौन कर रहा है, वित्तीय संस्थाएं कर रही है। तो ये इसका एक अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, संपूर्ण दृष्टि से महत्व है। अब बात आती है वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो वित्तीय मध्यस्थ जो संस्थाएं होती है इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। बैंकिंग संस्थाओं के अंदर आपका आता है व्यापारिक बैंक, जो कि जितने भी बैंक हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी जो जमाएं एकत्रित करते हैं और लोन की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे बैंक कौन से हैं, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। फिर आपके आते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो एक सब के लिए सब एक के लिए, जिस कंसेप्ट पे सहकार को लाया गया था उसी के आधार पे ये एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह के लोन प्रदान किए जाते हैं। इसमें सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंक मुख्य होते हैं। फिर आपका आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बैंकिंग संस्थाओं के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और ग्रामीणों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वहीं के लोगों द्वारा वहीं के लोगों के लिए बैंक स्थापित किए गए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 के आसपास स्टार्ट किए गए थे। ये उसी एरिया से संबंधित होते हैं और उसी एरिया की सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वहीं के लोगों को लोन प्रदान करते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हालांकि वर्तमान में काफ़ी समय से इन पर बैन है, कोई नया ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया जा रहा। अब आपकी आती है वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं में गैर बैंकिंग संस्थाएं। गैर बैंकिंग संस्थाओं में जैसे आके आपका जीवन बीमा निगम हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, यानी जो क्या करते हैं बीमा के कार्य करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए आपके इन्वेस्टमेंट के, अन्य विकास निगम हो गए और सरकार के अन्य जैसे विभिन्न कोष वगैरह ये चीज़ें होगी। तो वित्त बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि एक तरह से ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर क्या करती है कि फाइनेंशियल सिस्टम को पैदा करती हैं, यानी बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। मेनली आपको समझना है अंतर भी, बैंकिंग और गैर बैंकिंग मेन अंतर क्या है। तो मेनली बैंकिंग संस्थाएं क्या करती है, जमा और ऋण प्रदान करती हैं और साख निर्माण का कार्य करती हैं, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं साख निर्माण का कार्य नहीं करती हैं और ज़्यादातर आहरण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती हैं। जैसे आप बैंकिंग संस्थाओं से आहरण वगैरह ले सकते हैं, लेकिन गैर बैंकिंग संस्थाएं मेनली आपको आहरण वगैरह नहीं उपलब्ध करवाती हैं। बैंकिंग संस्थाओं का मेन काम ऋण देना होता है, इनका मेन काम जीवन बीमा निगम का इनका मेन काम ऋण देना नहीं होता है।
इसी तरह से जैसे बैंकिंग संस्थाएं होती हैं उनको जैसे बैंकिंग रूल रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, जैसे कि उनको CRR रखना है, SLR रखना, जो पीछे के ट्यूटोरियल में आपको बताया गया था, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मेनली इनमें क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। तो एक तरह से वित्तीय मध्य संस्थाओं में मुख्य रूप से कौन सा होता है आपका, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। तो ये था आपका चैप्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। थैंक यू।